नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये है सी टैट के लिए। सी टैट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि जुलाई या जून 2025 में जो है वो होने वाला है। ठीक है, उसकी हम प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इसकी प्रिपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो एसएसटी वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं। एसएसटी के पार्ट में अभी तक हम जो है वो एंशियंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कर रहे हैं। एक टॉपिक पढ़ के हम एक एक टॉपिक उठा करके उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो ये जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये इस क्लास में से जितने भी मैं आपके लिए फैक्ट लेके आई हूँ इन सभी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर बनता है। ठीक है, तो ये एसएसटी की क्लास है, क्लास नंबर 10। इसके पीछे मैं आपके साथ जो है वो 9 क्लासेस जो है वो आपके साथ शेयर जो है वो कर चुकी हूँ। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उन क्लासेस को भी जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन्हीं क्लासेस में है। ठीक है, तो हम जो है वो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो हम जो है ये टॉपिक्स के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक उठा करके उसका जो मीनिंग है या उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड हम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी इस वीडियो ये जो क्लासेस हैं इनका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है भारत, पांडुलिपियां और शिलालेख। ठीक है, हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, पांडुलिपियां क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या ये होती क्या है, ये हमें किस चीज से पता चलता है, ये हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, और शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से शिलालेख भी क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो ठीक है, ये हम सभी जो है ये तीनों ही टॉपिक आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक भारत के बारे में। तो आपको पता है भारत जो है ये क्या है, हमारे देश का नाम है। ठीक है, जिसके हम निवासी हैं वहां का नाम है ये भारत। ठीक है, तो भारत और इंडिया, ठीक है, इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है इसको। अब तो शायद भारत ही करने की जो मांग थी वो की जा रही थी। तो भारत और इंडिया, ठीक है, ये जो इंडिया है ये कहाँ से आया है, ये जो भारत शब्द है ये कहाँ से आया है, कि क्यों हमारे देश का नाम कोई और नाम ना पढ़ के केवल भारत ही नाम पड़ा, क्या केवल इंडिया ही नाम पड़ा। तो इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये है कि इंडिया जो है ये शब्द संस्कृत के सिंधु से आया है। ठीक है, संस्कृत में जो सिंधु शब्द है उससे ये बना है इंडिया शब्द। ठीक है, तो ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए ईरानियों और यूनानियों ने इसे हिंदो या इंडोस कहा। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम से लोग आए थे भारत में, उन्होंने कब आए थे, 2500 वर्ष पूर्व, ईरानी और यूनानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस जो ये जब भारत में आए तो इन्होंने इसको नाम दे दिया इंदो या इंडोस। ठीक है, इन्होंने ये नाम दे दिया। तो ये क्या करने लगे कि नदी पूर्व की भूमि को इंडिया का नाम इन्होंने दे दिया। ठीक है, जब ये उधर ईरानी उत्तर पश्चिम से आए और यूनानी, तो इन्होंने नदी के पूर्व की जो धरती थी या पूर्व की जो भूमि थी उसको इन्होंने इंडिया जो नाम है वो दे दिया था। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि इंडिया नाम जो है वो क्यों पड़ा था। आगे है कि जो लोग भारत के उत्तर पश्चिम में रहते थे उन्हें भरत कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, भरत कहा गया। जो लोग उत्तर पश्चिम में रहते थे, अब ये जो यूनानी और ईरानी आए, ये कहां से आए थे, उत्तर पश्चिम से ही आए थे। तो पूर्व की जो नदी की पूर्व की भूमि थी उसको तो इंडिया कह दिया गया, लेकिन जो उत्तर पूर्व के लोग थे या उत्तर पश्चिम के लोग थे, सॉरी, तो उनको जो है वो भरत कहा गया। क्या, लोगों को जो है वो भरत कहा गया। अगर लोगों को भरत कहा गया तो संस्कृत में सर्वप्रथम रचना, जो संस्कृत की सबसे पहली रचना है, 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है, तो ये ऋग्वेद है। ठीक है, संस्कृत की सबसे पहली रचना जिसकी रचना जो है वो 3500 वर्ष पहले हुई है, वो कौन है, वो ऋग्वेद है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे जो पुराना वेद है यही है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो संस्कृत की पहली रचना है ये, और इसका जो निर्माण है या इसकी जो रचना है ये 3500 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो इसमें जो उल्लेख मिलता है ये किस चीज का मिलता है, कि
उत्तर पश्चिम के जो लोग थे इन्हें भरत कहा जाता था, और ये ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, तो बाद में इस देश के लिए इस्तेमाल किया गया, और जब लोगों के लिए भरत कहा गया तो जो जहां पे ये रहते थे उस जगह को भारत देश का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया पहले लोगों को भरत कहा गया, उसके बाद देश के लिए भारत शब्द का जो है वो प्रयोग होने लगा था। ठीक है, आगे है हम पढ़ेंगे कि पांडुलिपियां आखिर होती क्या है। पांडुलिपियां भी कह सकते हो या पांडुलिपियां भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो पांडुलिपियां आखिर क्या होती हैं? ताड़ के पत्तों या हिमालय पर उगने वाले बर्च, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ कि आप प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, और जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं इन क्लासेस में उनको जरूर नोट करके जरूर रख लें अपने पास, क्योंकि एग्जाम के टाइम हम सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से रिवाइज करें, कहाँ से, तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताड़ के पत्ते, किस चीज के पत्ते? ताड़ के पत्ते, और हिमालय पर उगने वाला जो वृक्ष होता है बर्च। ठीक है, क्या नाम होता है? बर्च। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, तो विशेष रूप से तैयार छाल, अब इसकी छाल उतार दी जाती है, और ये छाल जो होती है ये पूरी कागज की तरह होती है। ठीक है, ये जो हिमालय में बर्च नामक पेड़ उगता है, इसकी जो छाल है वो धीरे धीरे उतारी जाती है, और इस छाल को बिल्कुल कागज की तरह जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो विशेष रूप से तैयार की गई छाल होती है, इस पर हाथ से कुछ लिखी गई सामग्री जो होती है, हाथ से जो भी चीज लिखी जाती है उसको जो है हम क्या 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 कहते हैं? हम कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, तो आपको पता चल गया या तो ताड़ के पत्तों पे के ऊपर या फिर हिमालय में उगने वाला जो बर्च नामक का वृक्ष है उसकी जो छाल होती है उसको उतारकर हाथ से, जो ऋषि मुनि थे पहले के टाइम के या कोई भी थे, तो उन्होंने क्या किया था? हाथ से कुछ सामग्री को लिख दिया था। उस समय के अतीत को जो है वो उन्होंने अपने हाथों से लिख दिया था, या पेड़ की छाल के ऊपर या फिर पत्तों के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पांडुलिपि। ठीक है, उसको, उस सामग्री को हम पांडुलिपि का नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम पांडुलिपि जो है वो कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि पांडुलिपि आखिर होती क्या है। ठीक है, तो आगे है कि ये बहुत पहले लिखी गई थी। ये जो है, ये सामग्री जो थी ये बहुत पहले ऋषि मुनियों, जो ऋग्वेद के टाइम से भी पहले के जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा ये सामग्री जो थी वो लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांडुलिपि को कौन से पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाता है, तो आपने याद रखना है ताड़ के पत्तों के ऊपर। और छाल किस वृक्ष की होती है? बर्च नामक वृक्ष की, ये भी आपने याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पहले जो ऋग्वेदिक काल था या उसके वह पहले का काल था, उस टाइम के इस सामग्री को हाथों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो था वो लिखा जाता था। इसलिए इनके माध्यम से हमें अतीत के बारे में जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, अगर ऋग्वेद काल में जो है वो पांडुलिपियां या फिर जो पत्तों के ऊपर लिखने वाला जो सामग्री लिखी जाती थी, या फिर शाल पेड़ों की छालों के ऊपर जो सामग्री लिखी जाती थी, अगर ये नहीं लिखी गई होती तो हमें जो है वो अतीत के बारे में जानना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता। हमें ये सामग्रियां मिली हैं, उसी से हम जो है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए, हमारे अतीत के बारे में जानने में। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि पांडुलिपियां हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा हम जो है वो अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, या उस टाइम के लोग क्या खाते थे, उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, मतलब हर तरह की जो जानकारी थी इन पांडुलिपियों में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे अतीत के बारे में जानने में। आगे है कि ये पुस्तकें किसके लिए कहा गया है? पुस्तकें पांडुलिपियों के लिए। तो ये पुस्तकें या सामग्री सभी प्रकार के विषयों से संबंधित थी। अब ये पांडुलिपियां जो थी ये हर विषय से रिलेटेड होती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही विषय को उठाकर इन पांडुलिपियों में लिखा गया हो। हर जो उस टाइम पे जो भी जरूरत लगती थी किसी को भी, जो ऋषि मुनि थे उस टाइम के, उन्होंने जो जिस चीज में माहिर होता था उसी चीज के ऊपर उस टाइम ये पांडुलिपि जो थी वो तैयार की जाती थी। तो ये जो सामग्री थी, ये जो पांडुलिपियां थी, ये हर विषय से संबंधित थी, जैसे कि चिकित्सा और विज्ञान, धर्म, जीवन, राजाओं का जीवन कैसा था, ये वे कैसे रहते थे, कौन से राजा अच्छे थे या कौन से राजा जो वीर प्रतापी थे, हमें किस प्रकार पता चलेगा कि कौन सा राजा जो था वो किस प्रकार का था। ये इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है, पांडुलिपियों के माध्यम से ही, कि कौन सा राजा जो है वो किस प्रकार का जीवन जो है वो व्यतीत करता था।
धर्म से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है कि किस उस टाइम पे कौन सा धर्म जो था वो प्रचलित था, या कौन से राजा जो थे वो कौन से धर्म को मानते थे, ये हमें पता चलता है पांडुलिपियों से। और चिकित्सा के बारे में कि उस टाइम से जो औषधीय गुणों से भरपूर जो बूटियां होती थी, उनसे किस प्रकार राज्य वैद्य जो थे वो अपनी चिकित्सा जो है वो करते थे, अपना जो उपचार है वो करते थे, किस प्रकार से वो जड़ी बूटियों से ही दवाइयों को तैयार कर देते थे उस टाइम पे। तो ये सभी जो है हमें जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं कहां से, पांडुलिपियों से। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि पांडुलिपियां जो है वो हर विषय से रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय को, जैसे धर्म है तो धर्म से रिलेटेड ही पांडुलिपियां होंगी, हर विषय से लेकर, हर विषय को लेकर एक पांडुलिपि जो थी वो तैयार की गई होती थी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। आगे है कि इनमें से बहुत सारी पांडुलिपियां जो थी, अब ये जो पांडुलिपियां थी हर विषय से रिलेटेड थी, ये तो हमें पता चल गया, और अतीत के बारे में भी हमें जानने में मदद करती थी। लेकिन ये जो पांडुलिपियां थी ये कौन सी भाषा में होती थी, ये भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो पांडुलिपियां थी ये कौन सी भाषा में, उस टाइम पे कौन सी भाषा थी जिसमें ये पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था। तो उस टाइम पे ऋषि मुनि जो थे संस्कृत में लिखी गई थी बहुत सारी। ठीक है, बहुत सारी पांडुलिपियां जो थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, क्योंकि ऋषि मुनि जो थे वो ज्यादातर जो थे वो संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। और अन्य जो थी, जो आधी से ज्यादा हमें मिली हैं, वो कौन सी भाषा में, वो प्राकृतिक और तमिल भाषा में, जो उस टाइम की बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल की प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत बोलते हैं इसको। जो प्राकृत भाषा थी उस टाइम पे लोग जो यूज करते थे बोलने के लिए, तो मैक्सिमम संस्कृत, जो ऋषि मुनि थे वो संस्कृत ही यूज करते थे, लेकिन जो लोगों के आम बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा, उसमें और तेलुगु या तमिल, तेलुगु और तमिल दोनों ही में जी जो पांडुलिपियां थी ये हमें मिली है। मैक्सिमम तो बहुत सारी तो हमें संस्कृत में ही मिली है, लेकिन कुछ जो है वो हमें उस टाइम की जो आम बोलचाल की भाषा थी, सामान्य लोगों की भाषा थी प्राकृत भाषा, और तमिल और तेलुगु भाषा जो थी उनमें हमें जो है आधे से ज्यादा हमें पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि पांडुलिपियां आखिर होती क्या है, ये कौन सी भाषा की थी और ये किस चीज से रिलेटेड थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमें हमारा क्लियर हो गया कि पांडुलिपियां आखिर क्या होती थी और हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल जो थी वो रहती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिलालेखों की। अब हमें पता चल गया कि पांडुलिपियां जो थी वो सॉफ्ट मटेरियल होता था, जैसे कि ताड़ के पत्ते और पेड़ों की छालें जो होती थी उनके ऊपर लिखी जाती थी। अब हम बात करते हैं शिलालेखों की। तो शिलालेख जो थे ये कठोर सतहों पर, ठीक है, जो कठोर सतहों पर पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहा गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमने पांडुलिपियां जो सॉफ्ट पत्तों के ऊपर या शालों के ऊपर जो लिखी गई चीजें उन्हें तो हमने पांडुलिपियों का नाम दे दिया, लेकिन जो कठोर सतहों के ऊपर जैसे कि पत्थरों के ऊपर या किसी धातु के ऊपर जो चीज लिख दी जाती थी उसको हम शिलालेख कहते थे। वैसे भी इसका जो संधि बनती है वो बनती है शिला, शिला होता है पत्थर। ठीक है, तो पत्थर लेख, शिलालेख यानी कि पत्थर पर लिखा गया संदेश। ठीक है, तो शिलालेख से ही हमें पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा जो हार्ड मटेरियल होता था, जैसे कि पत्थर होती थी या कोई किसी भी प्रकार की धातु, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, जो भी उस टाइम की धातु थी उसके ऊपर जो संदेश लिख दिया जाता था उसको हम कहते थे शिलालेख। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया कि शिलालेख आखिर क्या होते हैं। अब हमें ये पता करना है कि शिलालेख हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि पांडुलिपियां हमें जरूरी है अतीत के बारे में जानने में, तो ये जो शिलालेख थे ये क्यों लिखे जाते थे, हम पांडुलिपियों से क्यों नहीं जानकारी अतीत के बारे में ग्रहण कर लेते थे, हमें क्यों शिलालेखों की जरूरत पड़ी, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अतीत में जब राजा चाहते थे कि उनके आदेश को अंकित हो, उनके जो आदेश है वो अंकित हो ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन जो है वो कर सके, तो इसलिए उन्होंने शिलालेखों का प्रयोग जो था वो किया था। अब जो पांडुलिपियां थी उनको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि पांडुलिपियां जो थी वो ऋषि मुनि उनका निर्माण करके अपने पास ही रखते थे। ठीक है, तो ये जो राजा चाहते थे, क्योंकि उस टाइम के राजा जो थे वो चाहते थे कि उनका बखान हो, उनकी जो महानता है उसका जो प्रजा है उसमें बखान हो, उसमें हर व्यक्ति को पता चले कि हमारा राजा किस प्रकार का है, हमारे जो आदेश हैं, हम जो लोगों को आदेश दे रहे हैं अपनी प्रजा को, वो हर कोई व्यक्ति जान ले। तो वो क्या करते थे कि जगह जगह पे रास्ते में जो भी पत्थर उनको मिलता था, जहां से लोग गुजरते थे, वो उसी पत्थर के ऊपर अपना आदेश लिख देते थे, कि वो चाहते थे कि हमारे आदेशों को लोग पढ़ सकें, या हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में लोग जान सके, हमारी जो प्रजा है उस काम के बारे में जान सके। इसलिए वो ऐसा करते थे कि वो क्या करते थे,
वो जगह जगह जिनको उनको जहां पे भी पत्थर दिखाई देता था वहां पे अपने संदेश जो थे वो उनको लिखने का आदेश जो थे वो दे देते थे, ताकि लोग उन चीजों के बारे में देख सके, पढ़ सके और उनका जो है वो पालन कर सके कि ये आदेश राजा के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, तो पांडुलिपियों को प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन होता था, क्योंकि ये ज्यादातर ऋषि मुनियों के पास ही होती थी, या फिर जो भी ऋषि मुनि थे या जो कवि होते थे, राज दरबारी कवि होते थे, उनके पास ही ये मिलती थी। ठीक है, तो ये चाहते थे राजा कि उनके जो आदेश हैं या उनका जो महानता है या उनका जो भी अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके बारे में लोग जो है वो जान सके। ठीक है, उनका एक तरह से अपनी, कई राजा तो अपनी महानता दिखाने के लिए और कई राजा जो थे अपना खौफ दिखाने के लिए शिलालेखों का निर्माण जो थे वो करवाते थे। अगर पत्थर नहीं मिलते थे उनको तो वो किसी प्रकार की धातु का जो जैसे बोर्ड बनाकर उसको ही वहां पर लगा देते थे कि ये आदेश जो है वो राजा के द्वारा बनाए गए हैं या ये नियम जो है वो राजा के द्वारा बनवाए गए हैं। इसलिए जो शिलालेखों का सबसे ज्यादा जो प्रयोग हुआ है वो राजा महाराजाओं के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखा गया है आगे कि इसके अलावा अन्य शिलालेख। अब हमें ये तो पता चल गया कि राजा महाराजा जो थे अपनी महानता का या अपने खौफ का बखान करने के लिए शिलालेखों का निर्माण करते थे, लेकिन जो अन्य शिलालेख थे वो जिनमें राजाओं और रानियों का जो काम किया उसको भी लिखा जाता था। ये भी हमने पढ़ लिया कि जो भी राजा या रानी जो उस टाइम के थे वो कुछ भी काम करते थे उसको शिलालेख के ऊपर लिख देते थे। ठीक है, उन्होंने कोई भी काम किया, अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो अपने काम को शिलालेखों के ऊपर लिख देते थे ताकि लोग उस काम के बारे में जान सके। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया, राजा भी ऐसा करते थे और रानियां भी इस प्रकार से करती थी। ठीक है, तो या फिर वो जो अपने आदेशों का या अपने जो नियम बनाते थे उनको लिख देते थे शिलालेखों के ऊपर। तो ये जो शिलालेख थे इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो था वो राजाओं, महाराजाओं और रानियों के द्वारा ही सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, लोगों को तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो माध्यम थे संदेश के वो बहुत कम थे। ठीक है, इसलिए वो शिलालेखों का प्रयोग जो थे वो करते थे। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में, अब हम शिलालेख की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान है वहां के कंधार में, कहां पर, अफगानिस्तान के कंधार में एक शिलालेख पाया गया है। ठीक है, कहां पर, वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में एक शिलालेख मिला है, जो जिससे हमें पता चलता है कि वो किसका है, वो अशोक के आदेश इस पर अंकित किए गए हैं। तो अशोक, आपको मैंने बताया था अशोक कौन था, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा। ठीक है, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना जो राज सिंहासन था उसको हासिल किया था। ठीक है, बाद में उसने कलिंग के युद्ध से उसका जो उस टाइम पे जो नरसंहार या रक्तपात हुआ था उसको देखकर उसका मन जो था वो विचलित हो गया था। तो बाद में उसने क्या किया था, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और शांति और अहिंसा का जो न्याय का रास्ता जो था वो अपना लिया था। ठीक है, तो ये जो राजा था अशोक, इसने, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने ये जो हमें अफगानिस्तान के कंधार से हमें शिलालेख मिला है, ये इस पर, इसके ऊपर अशोक नामक राजा जो था मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा, उसके आदेश जो थे वो अंकित पाए गए हैं। तो ये शिलालेख जो है 2 अलग अलग लिपियों में और भाषाओं में अंकित है जो इस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली थी। ठीक है, तो ये जो शिलालेख है, ये जो कंधार में मिला है, ये शिलालेख जो है वो 2 अलग अलग भाषाओं में और उन भाषाओं की लिपियों में। ठीक है, तो 2 अलग अलग भाषाओं में ये जो है वो लिखा गया है। ठीक है, ये इसके ऊपर जो संदेश दिया गया है या इसका आदेश है अशोक सम्राट का, तो उसको 2 भाषाओं में जो है वो अंकित किया गया है। जो उस टाइम पे जो लोग थे वो भाषा यूज करते थे, उन्हीं भाषाओं में इस का जो है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इतिहासकार जो है ये पांडुलिपियां और शिलालेख और पुरातत्व से मिली जानकारी को संदर्भित करने के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर ये स्रोत क्या होता है। हम कहते हैं ना कि इतिहास के स्रोत, ठीक है, अतीत के स्रोत, तो ये स्रोत शब्द जो है ये आखिर होता क्या है, ये क्या होता है, ये होता है कि ये जो इतिहासकार थे, इतिहासकार कौन थे, जो कि अतीत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इतिहासकार। ये जो इतिहासकार थे ये पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्व से मिली जो इनको जितनी भी पुरानी जानकारी अतीत के बारे में मिलती है उसको ये क्या कहते हैं, उस चीज को ये कहते हैं स्रोत। ठीक है, अतीत का स्रोत। इन स्रोतों में पांडुलिपियां भी आती हैं, शिलालेख भी आते हैं और जो पुरातत्व से मिली जानकारी, ये भी सब कुछ ही इसमें आता है। ठीक है, तो ये जो स्रोत शब्द है, स्रोत है, ये है पांडुलिपियां, शिलालेख, जो कि
इस चीज को यूज करने के लिए कि अतीत के स्रोत क्या क्या है, ठीक है, हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है, उस चीज को संदर्भित करने के लिए ये स्रोत शब्द का प्रयोग जो थे वो करते थे इतिहासकार, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर स्रोत क्या शब्द होते हैं। हमने शिलालेख पढ़ लिया, हमने पांडुलिपि पढ़ ली, हमने भारत और इंडिया शब्द जो है वो कहां से आए हैं ये भी हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। तो आगे है कि पुरातत्वविद। अब हमें ये पता चल गया इतिहासकार, मैंने आपको बता दिया कि इतिहासकार क्या होते हैं, जो कि जानकारी हासिल करते हैं, अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए पुरातत्वविद कौन होते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में किसी एग्जाम में आया भी था कि आखिर पुरातत्वविद होते कौन है, ठीक है। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं, वह व्यक्ति जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों, पेंटिंग्स और मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब एक पुरातत्व व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति होगा जो कि अतीत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो भी किसी प्रकार का, जैसे उस टाइम के जो महल थे, उस टाइम के, अब तो जो खंडर बन चुके होते हैं महल, उनमें जाकर के वहां की पेंटिंग्स, वहां की इमारतों, वहां की ईंटों के बारे में, ठीक है, अध्ययन करते हैं और मूर्ति कला का अध्ययन करते हैं और उस अतीत के बारे में जानकारी जो है वो जुटाते हैं, उनको पुरातत्वविद जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वो भी पुरातत्वविद के द्वारा ही की गई थी। किस प्रकार पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों के घरों में रहते थे, ये इसी प्रकार से पता चला कि पुरातत्वविदों ने वहां पर खोज की, ठीक है, वहां की ईंटों पत्थरों के बारे में जानकारी हासिल की, वहां पे उस टाइम की मूर्ति कला, पेंटिंग्स, अवशेष जितने भी मिले हैं वहां पे, तो उनके बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की, इसलिए इन्हें पुरातत्वविद जो है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि ये अवशेष प्राप्त करने के लिए कौन, पुरातत्वविद जो होते हैं ये अवशेषों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि सिक्के की खोज करने के लिए, उपकरण, बर्तन आदि की खोज करने के लिए खुदाई भी करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अब इन्हें जानकारी तो चाहिए होती है, तो ये क्या करते हैं, ये उस जगह पे जहां पे इनको लगता है कि अतीत के बारे में कोई भी जानकारी मिल सकती है, ये उस जगह पे खुदाई भी करते हैं, ठीक है। खुदाई में इन्हें जो भी अवशेष मिलता है, जैसे सिक्के मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, या कोई भी और चीज मिल जाती है, उसके द्वारा ये पुरातत्व या अतीत के बारे में जानकारी जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये खुदाई का काम भी करते हैं, ठीक है। ये खुदाई करके जो भी चीजें मिलती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इन्हें पुरातत्वविद जो है वो कहा जाता है, ठीक है। आगे ये लोग जो है ये पता लगाने के लिए कि जानवर, पक्षी या मछलियां क्या खाते थे अतीत में, ठीक है, उनको इस विषय में जानकारी मदद मिलती है, ठीक है। ये लोग ये पता लगाते हैं कि उस टाइम के लोग जो थे वो किस प्रकार रहते थे, उनकी आजीविका क्या थी, वो किस प्रकार के, उस टाइम के जानवर क्या खाते थे, उस टाइम के पक्षी क्या खाते थे, या उस टाइम पे मछलियां जो थी वो क्या खाती थी उस टाइम पे। ये जो सभी चीजें हैं या मछलियां जो थी वो उनकी हड्डियों से हम इनको जानकारियां मिलती हैं कि उस टाइम के लोग जो थे वो किस प्रकार रहते थे। तो ये अतीत के बारे में जानने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो करते हैं, ठीक है, पुरातत्वविद, ठीक है। ये उस टाइम के जो मरे हुए जानवरों के अवशेष मिलते हैं या फिर जो भी जानकारी इनको मिलती है खुदाई में से, उसके रिलेटेड अतीत के बारे में हमें जानने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन, पुरातत्वविदों की हम बात कर रहे हैं। ये जो पुरातत्वविद थे ये खुदाई भी करते हैं और जो भी इनको इमारतें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं, इमारतों में जितने भी अवशेष इनको प्राप्त होते हैं उनका जो है वो अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में जानकारी जो है वो हमें देते हैं, ठीक है। आगे है, सामान्य लोगों की अपेक्षा राजा व रानियों के विषय में जानने में मदद मिलती है, क्योंकि राजा और रानी अपने युद्धों का रिकॉर्ड जो थे वो रखते थे। अतीत के लोग जो थे वो, सामान्य लोग जो थे वो तो जीवन जीते थे और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि वो अपने जीवन काल के बारे में कोई भी जानकारी जो थी वो नहीं रिकॉर्ड रखते थे। और जो राजा और रानियां थे वो क्या करते थे, मैंने अभी आपको बताया, वो अपने शिलालेख लिखवा देते थे, वो बहुत सारी उनके ऊपर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो इसी तरह से राजा और रानियों के बारे में जानने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन जो सामान्य लोग थे उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए पुरातत्वविद जो है वो क्या करते हैं, उस जगह की खुदाई करते हैं और इन्हें जहां वहां से जो भी अवशेष मिलते हैं उन अवशेषों को रिलेट करके ये पता लगाते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो किस प्रकार का जीवन जो थे वो व्यतीत करते थे। राजा और रानियों के बारे में तो हमें पता चल जाता है, शिलालेखों से पता चल जाता है, पांडुलिपियों से पता चल जाता है, लेकिन सामान्य लोगों का जो जीवन था उस टाइम पे कैसा था ये पता लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो सामान्य लोग थे वो अपने जीवन काल के बारे में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं रखते थे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को लेकर। अगर आप
हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास 10 थी, इसके पीछे की क्लासेस भी जरूर जाकर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियोस जो है वो हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, और अगर आपको इसी तरह से और भी क्लासेस चाहिए तो आप मेरे चैनल का प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।